विपक्ष तो बड़ा नाराज है सर आपसे। कोई उनके पास देश के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। जो काम किए हैं वो सबके सामने है। जो ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें हुई हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, हाईवेज आए हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के रास्ते देश को क्या दिया है? 2017 के बाद जब डबल इंजन ऑन द ग्राउंड आया है, यहाँ पे एक्सप्रेसवेज हैं, रेलवे नेटवर्क है, हाईवेज आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही हैं, पूरे हमारे सिटीज का ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की देन है। स्टार्टअप्स की आज की स्थिति इंडस्ट्री के लिहाज से क्या है और सरकार उसे ऑक्सीजन देने के लिए क्या कर रही है? ये स्टार्टअप महाकुंभ, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, फाइनेंशियल इंसेंटिव, सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। हमारे साथ जितिन प्रसाद जी आज मंच पर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है, यू मोस्ट वेलकम। लखनऊ में सब आते हैं मुस्कुराकर, लखनऊ कहता है कि आइए पधारिए यहाँ पर। मैं सबसे पहले लखनऊ से ही शुरुआत करती हूँ। लखनऊ में होने का मतलब क्या है आपके लिए? अब इस सवाल के दो मायने हैं। स्टेट पॉलिटिक्स के हिसाब से लखनऊ की अपनी जगह है, लेकिन लखनऊ के शौकीनों के लिए अपनी अलग जगह है। बिल्कुल, लखनऊ तो आप जैसे जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और लखनऊ भारतीय राजनीति में खास स्थान और महत्व रखता है। और लखनऊ मेरा बहुत नाता रहा है और इस दायित्व से पहले जो अभी मुझे केंद्र में मिला है, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मैंने यहाँ उत्तर प्रदेश में लोक निर्माण विभाग में, और उसमें अधिकतर लखनऊ में ही एक अलग ही हवा है लखनऊ की, एक अलग ही पहचान है इस शहर की, और यहाँ के लोग और यहाँ का खाना, यहाँ का पहनना, यहाँ की जो बारीकियां हैं वो यहाँ आके ही महसूस होती हैं। और जैसे ही जहाज लखनऊ में उतरता है, हवा ही बदल जाती है। क्या बात है, आपने तो बिल्कुल शाराना मिजाज के साथ जो है लखनऊ की आज बात। वैसे मैंने सोचा था मैं बाद में आपसे पूछूंगी आफ्टर इंटरव्यू कहीं कुछ प्लान है कुछ खाने पीने का, या लखनऊ में जो खाने के शौकीन आते हैं, लेकिन आज मुझे लगता है नाश्ते और लंच से ही बात हो गई है। तो आज पहला सवाल सर आपसे यही, ये भी इंटरव्यू का एक अलग ही मिजाज है, आज पहला सवाल यही, इसके बाद कुछ प्लान है? बिल्कुल, प्लान तो यहाँ इतना रहता है, इतने लोग हैं और इतनी घनिष्ठता है, तो अब चैन होगा कि कहाँ पे जाया जाएगा। यहाँ क्या राम आश्रय के मलाई पान खाए जाएंगे, गिलौरी खाई जाएगी, या चौक के निमिष की चाट खाई जाएगी, या तमाम ऐसी चीजें हैं। आप कहिए तो आपको भी मैं दिखा दूंगा कहाँ कहाँ यहाँ जाना है। शुक्ला जी की चाट हो या तमाम ऐसी चीजें हैं, तो वो तो यहाँ रह के ही महसूस हो सकता है। बहुत खूब। और देखिए, ये लखनऊ का मिजाज भी है, ये यहाँ की तासीर भी है कि राजनीतिक माहौल बेशक गर्म रहता हो, खबरों का माहौल बेशक गर्म रहता हो, लेकिन जो जिस नियत से आएगा, जो जिस इंटेंट से आएगा, उसके लिए लखनऊ वो खुले दिल से प्रेजेंट करता है। आज सर आप हमारे साथ जब मंच पर मौजूद हैं, और जब अभी कुछ देर पहले चीफ मिनिस्टर भी यहाँ पर थे और उन्होंने लखनऊ में यहाँ पर मौजूद होकर ये बताया कि यूपी में विकास की योजनाएं 2017 के बाद क्या पिक्चर बदली है। आंकड़े भी थे, डेटा उनके पास था। डबल इंजन की सरकार, ये आप लोग हर रैली से प्रोजेक्ट भी करते हैं, हर रैली में। इनफैक्ट जब अभी हम रिसेंट देख रहे हैं, दिल्ली में चुनाव हुए तो प्रधानमंत्री ने ये कहा कि एक मौका मुझे दिल्ली की जनता दे, और डबल इंजन का टेस्ट, स्वाद जरा आप भी देखें विकास के मामले में क्या है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, क्योंकि आपने यूपी में भी कैबिनेट में सर्व किया, अब आप सेंट्रल मिनिस्ट्री में हैं। डबल इंजन की सरकार ने उत्तर प्रदेश के रास्ते देश को क्या दिया है? बिल्कुल, बहुत सही सवाल आपने पूछा और बहुत महत्वपूर्ण है कि डबल इंजन आखिर है क्या। ये उत्तर प्रदेश उसका रोल मॉडल है। जो उत्तर प्रदेश 2017 से पहले देखते थे हम लोग और सुनते थे, जो हेडलाइंस होती थी वो लॉ एंड ऑर्डर को लेते होती थी, इकोनॉमिक एक बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था, और तमाम जो खामियां होती थी वो दर्शाई जाती थी। मगर 2017 के बाद जब डबल इंजन ऑन द ग्राउंड आया है, तो अभी आपने मुख्यमंत्री जी को भी सुना होगा कि ये एक्सप्रेसवे प्रदेश हो गया। उत्तर प्रदेश तो एक्सप्रेसवे प्रदेश माना जा रहा है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ की बुनियादी
ढांचे पे जो सुधार हुआ है, ये आसान काम नहीं होता। कोई टर्न अराउंड करना, कहना बहुत आसान होता है मगर दर्शाना बहुत मुश्किल होता है। आज हमारे पास लोग देश विदेश से मुझे वाणिज्य विभाग में आते हैं, और अभी बेल्जियम की एक डेलीगेशन आया था, वहां की रॉयल फैमिली से लेके पॉलिटिकल सेटअप, और बिजनौर में एक पोटैटो प्लांट 700 करोड़ का था। तो मैंने उनको बताया कि आप हेलीकॉप्टर से जाएंगी, और उन्होंने खुद देखा कि नया उत्तर प्रदेश बदल चुका है। यहाँ पे एक्सप्रेसवेज हैं, रेलवे नेटवर्क है, हाईवेज आ रहे हैं, इंडस्ट्रीज दिखाई दे रही हैं, पूरे हमारे सिटीज का ट्रांसफॉर्म हो गया है। तो ये उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की देन है। और अभी आपने ये महाकुंभ, इसके बारे में बड़ी जिज्ञासा रहती है देश विदेश के लोगों को। ये महाकुंभ हमारा वो संदेश है विश्व के लिए, उत्तर प्रदेश का वो संदेश है विश्व के लिए कि उत्तर प्रदेश तैयार है, ग्रोथ इंजन है, एक नया उत्तर प्रदेश है, एक इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है। यहाँ जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये एक आस्था का, हमारे श्रद्धा का और हमारी परंपरा का प्रतीक है। मगर साथ ही साथ जो ये आयोजन हुआ है, ये ना किसी ने सुना ना कभी देखा। देश विदेश में इतनी बड़ी संख्या में जो लोग एकत्रित हुए हैं, ये कोई आसान काम नहीं। ये आप समझिए, ये दर्शाता है जो कोऑर्डिनेशन हुआ है डबल इंजन का, केंद्र और प्रदेश का, और ये आत्मविश्वास जगाता है कि भारत और उत्तर प्रदेश बड़ी चीजें करने के लिए तैयार है। तो आपने पूछा ना कि ये डबल इंजन क्या कर रहा है, तो मैं बताना भी चाहता हूं आपके सभी दर्शकों को कि जो पाइपलाइन में चीजें आ रही हैं, जो बड़ी सोच प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है कि ऐसे बड़े आयोजन जो किए हैं, जो ट्रांसफॉर्मेटिव होते हैं, जो निर्णायक होते हैं, जो एक जमाने में स्वामी विवेकानंद जी ने जो शिकागो में उनके जो एक उद्बोधन हुआ था, उसमें भारत की एक नई जागृति हुई थी, पहचान हुई थी। उसी तर्ज पे ये कुंभ मेला का जो आयोजन हुआ है। तो जो नई चीजें आ रही हैं, जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी चीज है कि जहां चिप्स का इस्तेमाल हो रहा है, इसके अंदर भी शायद चिप हो सकता है। जो माइक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन गाड़ियों में हम चलते हैं वहां चिप है। ये एलसीडी स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, तो उसकी बात मैं करूंगा। एक नया अभी एडवांस स्टेज पे है, अभी स्वीकृत नहीं हुआ है, मगर उसकी पूरी रूपरेखा रच चुकी है, और ये डिस्प्ले फैब कहते हैं उसे। डिस्प्ले उसको कहते हैं डिस्प्ले चिप, जो उत्तर प्रदेश की धरती पे अगर सही निर्णय हुआ, और अभी एडवांस स्टेज पे मैंने कहा है, और वो डिस्प्ले जो होता है वो आपके मोबाइल के स्क्रीन के अंदर जो लाइट आती है, इसके पीछे चिप लगा होगा। ये जो आपका एलसीडी स्क्रीन है उस पे लगा होगा, जो आपके कैमरास हैं उस पे लगा होगा। ये पहली चीज होगी, और उत्तर प्रदेश की धरती पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, और उसके बाद विश्व भर में ये टेक्नोलॉजी विकसित होगी। तो आप समझ सकते हैं डबल इंजन की देन है, जहां केंद्र सरकार 50% से ज्यादा इसमें प्रोत्साहन देगी। तो सेमीकंडक्टर हब में यहाँ पे उत्तर प्रदेश हमारा बनेगा, और उसके साथ साथ जो इकोसिस्टम होता है, जो वैल्यू चेन होती है कि छोटी छोटी चीजें जो उसमें बनाने में होंगी, तो वो उत्तर प्रदेश में ही उसको फायदा मिलेगा। आपने बड़ी और भी मैं बता सकता हूं, मगर मैं उसको आगे के लिए रखता हूं। आपने बड़ी खूबसूरती से और डिटेल में ये एक्सप्लेन किया कि कैसे एक छोटे आइडिया से एक बड़ी क्रांति की तरफ आप जा सकते हैं, और उसके लिए उत्तर प्रदेश कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है देश के लिहाज से भी। आपके सीनियर है पीयूष गोयल जी, उनका एक स्टेटमेंट अभी रिसेंट दिनों में बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने स्टार्टअप्स को लेकर, स्टार्टअप महाकुंभ का ही कार्यक्रम था इनफैक्ट, और उसमें उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। हालांकि उसे लेकर फिर कई जो स्टार्टअप फाउंडर्स हैं उन्होंने रिएक्शन भी दिया। उनकी स्टेटमेंट की 2 स्पेसिफिक लाइनें मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बनी, जो उन्होंने कहा कि दुकानदारी ही करनी है क्या, और जो ये डिलीवरी, अमीरों को खाना सर्व करते रहेंगे क्या गरीबों के बच्चे डिलीवरी बॉयज बनकर, और क्या ये स्टार्टअप का आइडिया है भारत का। हमें और सोचना होगा, हमें और क्रांतिकारी तरीके से काम करना होगा, और नए आइडियाज पर काम करना होगा, जिसमें वो टेक्नोलॉजी का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने ये बातें की, तो जब जो फॉर एग्जाम्पल मोहनदास पाई है, उन्होंने कैपिटल का जिक्र कर दिया, स्टार्टअप के लिए कैपिटल कितनी है।
पीयूष गोयल जी ने जो कहा, क्या हमें अपने भीतर उसको लेकर एक मंथन करने की जरूरत है? पॉइंट 1। पॉइंट 2, स्टार्टअप्स की आज की स्थिति इंडस्ट्री के लिहाज से क्या है और सरकार उसे ऑक्सीजन देने के लिए क्या कर रही है? जैसे कि मैंने आपको अभी दर्शाया कि ये डबल इंजन सरकारें हैं अधिक प्रदेशों में, और हमारा प्रयास यही है कि जो नौजवान पीढ़ी है हमारे, ये एक बार अभी मैं आपको सब बताता हूं कि मैं ऐसे ही स्टेज पे था और सत्या नडेला जी जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं वो आए हुए थे, तो गर्व तो महसूस होता है कि भारतीय इतने बड़े कंपनी का सीईओ बन गया। Of course. एंड 2014 में उन्होंने वहां पर जिम्मेदारी संभाली और 2014 से लेके 2024 आ गया, तो माइक्रोसॉफ्ट का शेयर $30 था पहले 2014 में, और 24 में वो $430 हो गया। तो मैंने भी उनको बताया कि हमें तो आप पे गर्व है, मगर जो ट्रेजेक्ट्री आपकी है वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी है कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ की कमान संभाली और 2024 में भारत की भी ब्रांड वैल्यू 100 गुना बढ़ गई। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, और मैंने उनको बताया कि भारत स्किल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे पास जो नौजवान पीढ़ी है वो हाईली स्किल्ड है और हम देश विदेश में भेजने को भी तैयार हैं उन लोगों को, ताकि वो विश्व में भी अपनी प्रतिभा बिखेरें और कंट्रीब्यूट करें। भारत टैलेंट कैपिटल भी है, हमारी इतनी प्रतिभा का यहाँ नौजवान पीढ़ी है, तो उनके लिए ये स्टार्टअप महाकुंभ, स्टार्टअप को प्रोत्साहन, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, इन्वायरमेंट, दिशा, किस डायरेक्शन में काम करना है, ये सरकार बड़ी। सर 2024 तक 5000 स्टार्टअप बंद भी हुए हैं जो रजिस्टर हुए थे स्टार्टअप इनिशिएटिव के तहत, तो क्या ये सरकार को चिंता में डालता है समवेयर? मैं बता रहा हूँ ना, ये सरकार बड़ी एजाइल गवर्नमेंट, एजाइल का मतलब बहुत ही सेंसिटिव, सहानुभूति पूर्वक, संवेदनशील, उस तरीके से काम करती है। कोई हमने ऐसे फिक्स नियम नहीं बनाए हैं कि हम सही हैं। ये बड़ा इवॉल्विंग सेक्टर है, साइबर वर्ल्ड का, स्टार्टअप्स का, इलेक्ट्रॉनिक्स का, सेमीकंडक्टर्स का, समय समय पे नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, एआई का, तो आपको अपने आप को बदलना होता है। तो एजाइल गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि वो अपने कान और अपनी आंख जमीन पे रखते हैं, ध्यान रखते हैं कि क्या चेंजेस आ रहे हैं और तुरंत उसमें बदलाव लाते हैं अपनी पॉलिसीज में, अपने प्रोग्राम्स में और दिशा में, कि वर्ल्ड में हम लोग कैसे कंपिटिटिव होंगे, कौन सा देश क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो गवर्नमेंट, स्टेक होल्डर्स एंड ऑफ कोर्स द इनोवेटर्स, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, जो मैंने कहा ना इनोवेटर्स हैं, उनमें बड़ी ऊर्जा है, बड़ा टैलेंट है, बड़ा स्किल है और दिशा देने का काम करते हैं। तो यही हमारा प्रयास है। यूथ का जिक्र कर दिया और मुझे लगता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आज जरूर बात होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर, एआई को लेकर दुनिया भर में प्रयोग हो रहे हैं। ग्रोक आया भी रिसेंटली, उससे पहले चैट जीपीटी है या मेटा एआई है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। भारत कब आएगा? भारत का कुछ कब आएगा, या भारत में इसे लेकर अब और क्या प्रयास किस स्तर पर अभी हो रहे हैं? सरकार इसे लेकर क्या सोच रही है? ये सरकार के विजन में कहाँ स्टैंड करता है? मैं चाहूंगी इस पर जरूर आप बात करें। सरकार के विजन में टॉप प्रायोरिटी है एआई क्रांति आई भारत में। एआई मिशन, आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस पे खास महत्व ध्यान देते हैं और रेगुलर उसको मॉनिटर करते हैं। 10,000 करोड़ की धनराशि सिर्फ एआई मिशन के लिए रखी है। और जैसे मैंने बताया, एआई जैसे हमारी गाड़ियां पेट्रोल और डीजल पे चलती हैं और अब हाइड्रोजन वगैरह पे भी आ गई हैं, वैसे एआई डेटा पे चलता है। डेटा नहीं है तो एआई नहीं, और जो भारत है वो डेटा, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा डेटा भारत के अंदर। हमारे एक ट्रिनिटी कहते हैं उसे, जैम ट्रिनिटी। जैम का मतलब जे फॉर जनधन अकाउंट्स, जो हमारे 50 करोड़ के जनधन अकाउंट और 90 करोड़ लोगों के अकाउंट्स हो गए हैं, तो वो डेटा भारत के पास है। उससे हमने लीकेजेस बंद कर दिए हैं, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर्स कर दिए हैं, लोगों को इंक्लूसिव बना दिया है। और दूसरा डेटा है हमारे आधार का, यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ये 1.4 बिलियन जो हम बात करते हैं, ये सिर्फ जनसंख्या नहीं, हम उनको एम्पावर कर रहे हैं, हर एक आदमी को पहचान दे रहे हैं। और ये मोबाइल फोन्स,
ये स्मार्टफोन्स की हम चर्चा करते हैं तो करीब 60 करोड़ तो स्मार्टफोन्स हैं और करीब 100 करोड़ से ज्यादा मोबाइल फोन्स हैं भारत के पास। तो ये भारत की पूंजी है, इसके ऊपर एआई मिशन, क्योंकि एआई भारत के अनुरूप बनना चाहिए। ये नहीं होगा कि जैसे अभी बताया गया था कि इसमें बायसेस होते हैं एआई में, कि वो अगर आप पूछें अमेरिका के बेस के एआई के ऊपर, वहां के मॉडल के ऊपर, वहां के डेटा के ऊपर, कि हमें बताइए कि भारतीय महिला को खाना पकाते हुए दिखाएं, तो वो दिखाएंगे कि चूल्हे में, और आप कहें कि यूरोपियन दिखाएं तो वो गैस का या इलेक्ट्रिक स्टोव दिखाएंगे। मगर अब भारत में भी हर जगह ये आपकी उज्ज्वला योजना पहुंच चुकी है, हमारा भी हर घर घर में गैस का चूल्हा जल रहा है। तो ये धारणाएं बदलनी है। भारत के अनुरूप एआई मॉडल्स स्वीकृत हो रहे हैं। बहुत जल्द आप भारत का भी कोई डेडलाइन एलएलएम मॉडल देखेंगे। मोदी सरकार डेडलाइंस की बात करती है, डेडलाइंस पर काम करने की। मोदी सरकार डेडलाइंस, परफॉर्मेंस, कहा ना प्रधानमंत्री जी ने, रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, और तीसरा उसमें जोड़ दीजिए, चौथा जोड़ दीजिए इन्फॉर्म। और मैं आपको कहता हूं, ये वो सरकार है और ये वो नेतृत्व है मोदी जी का देश में, योगी जी का प्रदेश में। जो कहते हैं वो करते हैं, जो कहा है वो किया है। और आप देखिएगा, हम किसी रेस में नहीं है, हम कोई जल्दबाजी में नहीं है, किसी को नीचा दिखाने के लिए हम नहीं है। हम जो भी करते हैं सोच समझ के, ठोस रणनीति के, भारत के इंटरेस्ट के अनुरूप और भारत को प्राथमिकता पर रखते हुए। और आप देखिएगा वर्ल्ड क्लास एलएलएम मॉडल्स, जो ये एआई है, इसकी बहुत चर्चा होती है, मगर मेरा और सरकार का ये मानना है कि ये एआई जो है सिर्फ भाषणों में ना रह जाए और हमारे आपके इन टॉक शोज में ना रह जाए, बल्कि वो ग्रामीण जनता जो भारत जहां वास करता है उनके लाइफ में कैसे परिवर्तन आएगा, यूज केसेस, कृषि में कैसे इस्तेमाल होगा, स्वास्थ्य में एआई कैसे इस्तेमाल होगा, एजुकेशन में कैसे इस्तेमाल होगा, भारत का आम नागरिक उसको एआई को कैसे इस्तेमाल करके अपनी आमदनी बढ़ा पाएगा, अपना जीवन स्तर बढ़ा पाएगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हमारा किसान है। इनफैक्ट एक बार यहाँ भी पूछ लेते हैं, जरा हाथ खड़ा करके बताइए, आप में से कितने लोग हैं जो एआई टूल्स का इस्तेमाल करते हैं अभी? एक रैंडम सर्वे यहाँ बैठे लोगों के बीच में कर देते हैं। मुझे तो बड़े यंग लोग दिखाई दे रहे हैं। आप लोग एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं करते अभी? वही मैं कह रहा हूं। प्लीज रेज योर हैंड्स। अच्छा ठीक है, पीछे पीछे यंग कुछ स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं। भारत कितना तैयार है फिर एआई के लिए, एआई प्रयोग करने के लिए? मुझे लगता है ये भी फिर एक फैक्टर इसमें। मैं बता तो रहा हूं आपको कि अब हम लोग की प्राथमिकता यही है कि उसे कहते हैं यूज्ड केस, कैसे इस्तेमाल होगा। थ्योरी तो होती रहेगी। अब जैसे किसान है, वो अगर एआई का एक अपने खेत की फोटो लेगा जहां फसल है, तो एआई द्वारा उसे पता लग जाएगा इसमें कोई बीमारी है या नहीं। अगर बीमारी है तो कौन सी उसमें पेस्टिसाइड डालनी है। वो अगर अपने खेत की मिट्टी की फोटो लेगा तो पता लग जाएगा इसमें खाद की जरूरत है, मॉइस्चर की जरूरत है, सिंचाई कब होनी है। वो अगर अपने गन्ने की फसल की फोटो लेगा तो वो भी उसको पता लग जाएगा कि गन्ने में शुगर की मात्रा सबसे ज्यादा कौन से महीने में, कौन से हफ्ते में, 15 नवंबर से लेके 25 नवंबर के बीच होगी, ताकि वो अपनी फसल काट सके और सप्लाई कर सके, सबसे ज्यादा दाम मिल सके। इसी तरीके से हेल्थ में भी हम ये नहीं चाहते कि हमारे डॉक्टर सिर्फ लोगों को खांसी जुकाम की दवाएं देते रहे, वो एआई से हो जाएगा। उन्हें और नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए ये एआई मदद करेगा। नई जॉब्स भी आएंगी, नई व्यवस्थाएं भी बदलेंगी और इंडिया एआई कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बनेगा, क्योंकि डेटा हमारे पास। डेटा इस मामले में बड़ी ताकत है। खैर, आपने भविष्य की संभावनाओं को बड़े डिटेल में एक्सप्लेन किया। आपने डबल इंजन की सरकार और डबल इंजन कैसे काम कर रहा है इस पर भी बात की, लेकिन विपक्ष तो बड़ा नाराज है सर आपसे। विपक्ष को ऐसा लगता है कि डबल इंजन की बात करते करते जो जांच एजेंसीज हैं, ईडी, सीबीआई, विपक्ष को बड़ा फंसा रखा है आपने। और अभी लेटेस्ट तो कल की खबर है, गांधी परिवार के खिलाफ पहली चार्जशीट जो है वो दाखिल हुई है नेशनल हेराल्ड केस में। और कांग्रेस ये कह रही है फेक केस है, 12 साल बाद याद आ रही है, 15 साल बाद याद आ रही है और चुनाव से पहले याद आ रही है। एजेंसीज के इस प्रयोग को लेकर मोदी सरकार आलोचना के दायरे में है। देखिए, विपक्ष जो है वो मुद्दाहीन है, मैं कह सकता हूं। कोई उनके पास देश के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है। एक तरफ मोदी सरकार और योगी सरकार उत्तर प्रदेश में हम बैठे हैं, जो काम किए हैं वो सबके सामने है।
जो ट्रांसफॉर्मेटिव चीजें हुई हैं, एयरपोर्ट्स बने हैं, हाईवेज आए हैं, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर पे क्रैकडाउन हुआ है, उत्तर प्रदेश का पूरा विश्व भर में इसकी पहचान बदली है, ये किसी से छिपा तो नहीं है। अब अगर इन चीजों पे विपक्ष नहीं कुछ कर पा रहा है तो उसकी हताशा दर्शाता है, और कानून अपना काम करता है। संसद में सरकार ने डेटा दिया, 193 में से सिर्फ 2 को सजा हुई, 193 में से 2 को सजा हुई सिर्फ मैं क्या कह रहा हूँ के मामले में। ये सरकार का डेटा है, संसद में दिया है। नहीं, आंकड़े किसी से छुपे नहीं है, मैं ये कोई कह ही नहीं रहा हूँ, मैं इतना ही कह रहा हूँ कानून और एजेंसियां अपने मुताबिक काम करती हैं। जो गड़बड़ करेगा उस पर कार्रवाई होगी। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है, कोई भी बख्शा नहीं जाता है, और ये सबके लिए समान चीज है। तो विपक्ष क्या कह रहा है इस पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं तो देश की जनता को बताना चाहता हूँ कि जो कार्य हो रहे हैं, भारत की गरिमा, भारत का प्रतिष्ठा, भारत के काम, भारत का डंका जो बज रहा है विश्व भर में, उस सबके सामने। विपक्ष को आप विफल बता रहे हैं, लेकिन देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, आप उसमें रहे भी हैं, आपके परिवार का भी इतिहास है, गांधी के आप बहुत क्लोज रहे हैं, कमी क्या है वहां पर? लोकतंत्र में एक सार्थक विपक्ष, एक मजबूत विपक्ष होना भी उतना जरूरी है। आप उस खेमे में भी रहे, अब आज आप बीजेपी में। मैं बता सकता हूं खासतौर से उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि हम भी यहीं इसी प्रदेश से, कि वो पार्टी जो है वो माध्यम ही नहीं रह गई जिससे आप जनसेवा कर सकें, और ना कोई पॉलिसी है, ना कोई प्रोग्राम है, ना कोई विजन है, ना कोई ऑल्टरनेटिव मैं कह सकता हूं कोई एक बड़ा भारी उनके पास एक ऐसी सोच हो, वैकल्पिक सोच हो कि ये हम करके दिखाएंगे। जो पार्टी का कोई विचार नहीं रह गया हो, जो पार्टी जनता की सेवा करने की स्थिति में ना हो, तो जनता और उसमें दूरियां बहुत हो गई हों, तो यही कारण है जो वो आज उनकी हताशा है और जो इतनी संख्या में उनकी सीटें आई। कांग्रेस पार्टी को लेकर नेतृत्व की बड़ी बातें होती हैं। आप जब वहां पर थे, नेतृत्व को लेकर उस समय क्या परेशानियां आपने देखी? पॉइंट 1। पॉइंट 2, क्या कांग्रेस गांधीज के रहते रिवाइव होगी, या कांग्रेस का कोई स्वरूप माइनस गांधीज भी हो सकता है? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट सर? ये तो आप वो कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछिए, मैं तो इतना ही बता सकता हूं, पॉलिटिशियन होने के नाते मैं तो इतना ही बता सकता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी है और जनता है, उनकी दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं, और वो जनता के अनुरूप की भावनाओं का जो उनको रिप्रेजेंट करती है वो नहीं कर रही है, इसीलिए वो हर जगह हार का सामना करना। आप क्योंकि वहां भी रहे, अब आप बीजेपी में हैं, बीजेपी के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में और कांग्रेस के स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग में मेजर डिफरेंस जो आपने बाहर से इधर आकर महसूस किया सर, वो क्या है? बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस बेस्ड पार्टी है, मेरिटोक्रेसी की बात करती है, जिसके पास जनाधार है, जिसके पास काम करने की क्षमता है, जिसके पास वैल्यू एडिशन के प्रोग्राम्स हैं, विजन है। यही नहीं कि सिर्फ कुछ चक्कर काटने हैं चंद लोगों के। यहाँ पार्टी में पारदर्शिता है, एक व्यापक संगठन है, सभी लोगों का समायोजन है, सब लोगों को, आम कार्यकर्ता को भी शीर्ष पद पे पहुंचने का अवसर है, नए नेतृत्व पैदा करने की पार्टी में क्षमता है। आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे जो हम लोगों ने नए मुख्यमंत्री देखे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है कि देश में नया नेतृत्व देती है, आपने इंटरेस्टिंग नई चॉइसेस देती है। आपने इंटरेस्टिंग लाइन कह दी कि एक आम कार्यकर्ता भी शीर्ष पद पर पहुंच सकता है। कुछ तो हिंट दे दीजिए, अध्यक्ष कौन बन रहा है? कहाँ का अध्यक्ष बन रहा है ये बताइए? भाजपा का अध्यक्ष कौन बन रहा है? मैंने बताया ना, आज मीटिंग ये जो नियुक्तियां हैं ये चंद लोगों के बंद कमरों के अंदर नहीं होती हैं, व्यापक मंथन चलता है, कार्यकर्ताओं की राय ली जाती है, संगठन की राय ली जाती है, विचार परिवार तमाम लोगों, जनता से बात की जाती है। प्रदेश में आपने योगी जी का नाम लिया, सेंटर में प्राइम मिनिस्टर जी का नाम लिया, आपने तो दोनों के साथ काम कर लिया है। Who's the tough boss? नहीं, मुझे सौभाग्य बिल्कुल मिला, आदरणीय प्रधानमंत्री डिप्लोमेटिक जवाब नहीं देना, क्लियर जवाब देना। Who is the tough boss? टफ बॉस व्हाट बात तो यही है कि ये भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व काम पे विश्वास करता है,
यहाँ फर्जीफिकेशन नहीं होता है, यहाँ किसी तरीके का शॉर्टकट्स नहीं होते। मेहनत के आधार पे, काम के आधार पे, परफॉर्मेंस के आधार पे और रिजल्ट ओरिएंटेड। सिर्फ बातें नहीं होती, जो काम जो कहते हैं वो करके दिखाया, जो हजारों वर्ष से नहीं हो पाया था। भव्य राम मंदिर का निर्माण वो हमारी आंखों के सामने हुआ। काशी विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हो गया, कब से चले आ रही थी बात। वहां फुटफॉल जब से उसका स्वरूप बदला है, तो पहले वहां 7 लाख लोग आते थे प्रतिवर्ष बनारस, आज 7 करोड़ आते। तो आप समझ सकते हैं ये परफॉर्मेंस बेस्ड है, काम होगा परफॉर्म करें, ये विचार से चलते हैं और इसीलिए हमें जिम्मेदारी दी जाती है। और ये बात हमें ध्यान में रखते हैं कि हमारे, मुझे ये ना सोचें कि हम नहीं होंगे तो काम नहीं चलेगा। बहुत लोग लाइन में हैं, कल को अगर जितिन प्रसाद हटा दिए तो 50 लोग उनकी लगी जगह लेने के लिए तैयार हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के पास वो टैलेंट पूल है, वो रिसोर्स है और वो नेतृत्व है कि आप काम करें तो आप उस पद के लिए लायक हैं, और आप काम नहीं करेंगे तो आप हटिए दूसरे के साथ। हालांकि आपने बातों में कहा कि यहाँ फर्जी वेकेशन नहीं होता है, तो मैं ये भी पूछने वाली थी कि अच्छा फर्जी वेकेशन छोड़िए, नॉर्मल वेकेशन मिलता है पार्टी में, पार्टी के कामों से। लेकिन मुझे लगता है जिस अंदाज में आप बात कर रहे हैं 24/7/365 की पॉलिटिक्स है, नो ऑफ इन बिटवीन आई गेस। बट थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और बड़े खुलकर आपने आज तमाम विषयों पर, सवालों पर अपने विचारों को रखा। अपना की अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें।